फर्स्ट है यूज ऑफ ए एन एंड द। ठीक है, ये बेसिकली आर्टिकल्स होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। ठीक है, ए एन एंड द। अब ये कैसे यूज होते हैं वो आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। ए तथा एन दोनों का अर्थ है एक। ठीक है, एन नंबर ले लेते हैं हमारा, अब जिसमें हमारा एन का यूज कैसे होता है। एन उन शब्दों से पहले आता है जिनकी आवाज़ किसी स्वर वोवल से निकलती हो, जैसे आ ए ई ओ ऊ ए आई ओ औ। ठीक है, अंग है और भी होते हैं, जैसे एग है हमारा, अंडा हो गया। एलिफेंट स्वर से निकल रही है। इंजन, अम्ब्रेला, एप्पल, इंकपॉट, आउल आदि। ठीक है, ए एन शब्दों से पहले आता है जिनकी आवाज़ किसी स्वर वोवल से निकलती हो, जैसे आ ई ऊ ए आई ओ औ और ए ओ यू आई ई। ये 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट में। ठीक है, ना देखा हो आपने तो एक बार देख लें। ये 5 स्वर होते हैं जिनसे अगर शब्द स्टार्ट होता है और जिनसे आवाज़ निकल रही हो, वहाँ ए और एन का प्रयोग होता है। जैसे अब इनका वाक्य में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज एन एग, दिस इज एन एग। ठीक है, हमारा हो गया। यहाँ एन का प्रयोग हुआ है, दिस इज एन एग, यह एक अंडा है। क्या है? अंडा है। अब यहाँ पे एग ए, ठीक है, ए आ गया हमारा। ऐसे ही आप समझने की कोशिश करें, दिस इज एन एग। ऐसे ही और भी हैं, दिस इज एन इंजन, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन एप्पल, इट इज एन इंकपॉट, इट इज एन आउल आदि। और भी उदाहरण हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, ए का यूज कैसे होता है, जिन शब्दों की आवाज़ किसी व्यंजन से निकलती हो उनके पहले ए आता है, जैसे ट्री, काव, ट्री पेड़, काव बुक, काव गाय, बुक किताब, पेन पेंसिल आदि। जैसे दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। ठीक है, मान लीजिए दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। अब इसमें आप सोचिए कि ट्री, टी, ये किसी व्यंजन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब दैट इज ए काव, वह एक गाय है। काव का से स्टार्ट हुआ है, क से, इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। ठीक है, अगला है द का यूज। ठीक है, या यूज ऑफ द का यूज आप जोड़ सकते हैं। जैसे नियम नंबर 1 है हमारा, नदियों, पहाड़ों, समुद्रों के पहले द लगता है। ठीक है, नदियों, पहाड़ों, समुद्रों के पहले द लगता है, जैसे द गंगा, द यमुना, द हिमालयास आदि। ऐसे ही आप सोचते हैं द अरेबियन सी, द हिंद महासागर। ठीक है, वैसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं। दूसरा है हमारा, दिशाओं के पहले द लगता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। आपने सबने सुना होगा द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, नंबर 3 है हमारा, ऐतिहासिक इमारतों, ग्रंथों के पहले द लगता है, जैसे हमारा ऐतिहासिक इमारत ताजमहल है, लाल किला है, जामा मस्जिद है। ठीक है, उनसे पहले द लगता है, जैसे द ताजमहल, ठीक है, द रामायण, द गीता आदि, द कुरान, ऐसी जो भी हमारी धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक इमारतें, उनसे पहले द लगता है। नंबर 4 है हमारा, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। ठीक है, जैसे एज है, ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल, जैसे ही इज़ द, आप सोच समझें, ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, वह सबसे अच्छा है। ठीक है, नंबर 2 है, दिस इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यह कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। दिस इज़ द, आप ध्यान दें, दिस इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। गुड, बेटर, बेस्ट, ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया यूज ऑफ ए एन एंड द। ठीक है,
ए का यूज़ कैसे होता है आप समझ गए होंगे, एन का यूज़ कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और द का यूज़ क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक दोस्तों, हमारा अगला चैप्टर नंबर 2 है ट्रांसलेशन में, यूज ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, यूज ऑफ दिस एंड दैट, दिस का प्रयोग कहाँ होता है और दैट का यूज़ कहाँ होता है मैं आपको चलिए बता देता हूँ। दिस का अर्थ है यह, दिस शब्द एक वचन है, यह किसी पास की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए आता है। ठीक है, दिस का अर्थ है यह, ये दिस शब्द एक वचन है, यह किसी पास की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए आता है। क्लियर? जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन, अब मैं बोलूँ जैसे ये पेन है मेरा, ठीक है, दिस इज ए पेन, मैं इसमें संकेत कर रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, वैसे ही दिस इज ए पेन, दिस इज ए बुक। मान लीजिए उधर कोई किताब रखी है, मैं आपसे बोलूँ दिस इज ए बुक, ठीक है, तो मैं इशारा ही कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ दिस का प्रयोग हुआ है। अब ये है हमारा अगला, दिस इज ए हॉर्स, जैसे यह घोड़ा है, दिस इज ए हॉर्स, आप समझ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दिस का प्रयोग हुआ है आद। दूसरा है हमारा दैट का अर्थ है वह है, ठीक है, आप समझ लीजिए, दैट का अर्थ है वह है, ठीक है। दैट शब्द एक वचन है, यह किसी दूर की, मैंने आपको दिस बताया, दिस पास की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए आता है। अब दैट, दैट का अर्थ है वह है, यह दैट भी एक वचन है, दोनों एक वचन है, दिस और दैट दोनों एक वचन है, ये क्लियर हो गया। यह किसी दूर की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए आता है, ठीक है। दिस और दैट दोनों एक वचन है, दिस पास की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए आता है, दैट यह भी एक वचन है, दैट किसी दूर की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए आता है। जैसे दैट इज ए बॉक्स, दैट इज एन अम्ब्रेला, दैट इज ए काव, हाथ, ठीक है। दैट इज ए बॉक्स, अब मैं बोलूँ वह एक संदूक रखा है, ठीक है, तो कहाँ रखा है, वहाँ रखा है, ये दूर की ओर इशारा किया जा रहा है। दैट इज एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है, कहाँ है, वहाँ रखा है, वो रखा है, वैसे ही मैं इशारा करके बता रहा हूँ दूर की वस्तु की ओर। अब दैट इज ए काव, जैसे गाय बंधी है कहीं पे, मैंने आपसे बोला कि वो गाय बंधी हुई है, ठीक है, ऐसे ही दैट इज ए काव एट। अब मैं एक चीज़ और है इसमें बता देता हूँ, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए पहले दिस या दैट लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे कोई वाक्य बनाना है, मान लीजिए यह एक सेब है, ठीक है, यह एक सेब है, तो मैं कैसे लिखूँगा, मान लीजिए यह एक सेब है, तो पहले मैं लिखूँगा दिस, ठीक है, उसके बाद यह एक सेब है, दिस के बाद मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए पहले दिस या दैट लिखते हैं, उसके बाद इज आता है। अब इज आ गया हमारा, फिर ए तथा एन के साथ संज्ञा की अंग्रेजी लगाई जाती है। तो इसमें बताया मैंने आपको, यह एक सेब है, ठीक है, एक सेब क्या है, सेब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एप्पल। एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, ये क्या है, वोवेल, स्वर, तो स्वर के आगे हमारा एन लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एन लिखेंगे, ए तथा एन। अब ये आपको छांटना है कि ए लगेगा एन लगेगा, ये आपको समझना है कि यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। अब सेब तो हमारा एप्पल, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए पहले दिस या दैट लिखते हैं, मैंने दिस और दैट लिख लिया, दिस या दैट लिख लिया, उसके बाद इज आता है, इज लिख लिया, फिर ए तथा एन के साथ संज्ञा की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ दिस और दैट का यूज़ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 3, यूज ऑफ दीज एंड दोस, ठीक है। दीज शब्द, दीज का अर्थ है ये, दीज का लगभग बहुत सारे लोग जानते होंगे, दीज का अर्थ है ये, ठीक है। दीज का अर्थ ये है, दीज शब्द दिस का बहुवचन है, किसका है, दिस का, यह पास की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए आता है, ठीक है।
जैसे दीज आर पेन्स, अब ये पेन है या 4 पेन हो तो हम बोलेंगे दीज आर पेन्स, हमने इशारा किया, ठीक है। और ये दिस का बहुवचन है, एक होता तो एक वचन हो गया, वहाँ दिस लगता। अब यह 4 पेन है मान लीजिए, तो इसलिए यहाँ पे 2 दीज आ जाए, ठीक है। ये दिस का बहुवचन है, दीज आर पेन्स। अब दीज आर बुक्स, दीज आर एक्स एट, ठीक है, ये बहुवचन है। दूसरा है हमारा दोज आर, दोज का अर्थ है वे, दीज का अर्थ ये हो गया। ऐसे ही सेकंड है दोज, दोज का अर्थ है वे। दो शब्द दैट का बहुवचन है, ठीक है। यह दूर की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए आता है। मान लीजिए पेन का ही ले लेता हूँ, यहाँ रखें तो ये पास का हो गया। अब मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा ये पेन है, दीज आर पेन्स, ठीक है। अब ये मान लो थोड़ा दूर रखे हुए हों कहीं पे मान लो, और आपने बोला कि वे पेन है, ठीक है, तो ऐसे ही हम बोलेंगे दोज आर पेन्स। सेम ये दैट का बहुवचन है। दोज आर रैट्स, अब जब मान लो मैंने कहीं चूहा है, ठीक है, मैंने बोला वे चूहे हैं, ठीक है, तो दोज आर रैट्स। अगला है दोज आर डॉग्स, वे कुत्ते हैं, दोज आर डॉग्स। अगला है दोज आर चेयर्स, कहीं मेज रखी हैं तो मैंने बोला आपसे कि भाई वे मेज रखी हुई हैं, तो दोज आर चेयर्स, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है, दिस एंड दैट के साथ, सॉरी दिस एंड दैट, ठीक है, दिस एंड दैट के साथ इज लगता है, ध्यान दीजिए आप, दिस एंड दैट के साथ, दिस एंड दैट के साथ इज लगता है, ठीक है, दिस एंड दैट के साथ इज लगता है, तथा दिस एंड दोज के साथ हमारा आर लगता है। दिस एंड दैट के साथ इज हो गया और दीज एंड दोज के साथ आर हो गया, क्योंकि दिस एंड दैट एक वचन है और दीज एंड दोज बहुवचन है, इसलिए इज आया, यहाँ पे आर आया है। एवं ऐसे वाक्यों में पहले दीज एंड दोज लिखते हैं, फिर संज्ञा की अंग्रेजी लगाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि दिस एंड दैट पहले लिखते हैं, उसके बाद संज्ञा की अंग्रेजी लगाई जाती है। वैसे ही इसमें दिस एंड दोज पहले लिखते हैं, फिर हम संज्ञा की आर के बाद संज्ञा की अंग्रेजी लगाते हैं, क्योंकि ये बहुवचन होता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे इसी को उदाहरण पर ले लेता हूँ मैं, दीज एंड दोज के साथ आर लगाते हैं, जैसे दीज आर पेन्स, आर लगाया मैंने, ठीक है। दोज आर रेड्स, आर लगाया। ऐसे वाक्य में पहले दिस एंड दैट, दीज एंड दोज लिखते हैं, ठीक है, मैंने दीज पहले लिखा, दोज पहले लिखा, फिर आर लिखा है, फिर संज्ञा की अंग्रेजी लगाई है, क्या है, रेड्स चूहे, पेन्स, पेन्स हमारा पेन, ठीक है। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। ये आप अच्छे से कॉपी लें अपने, ठीक है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वो बार बार दोहराएं, प्रैक्टिस करें। दोस्तों हमारा अगला है चैप्टर नंबर 4, यूज ऑफ एच एम आर, ठीक है, ट्रांसलेशन में ही है हमारा, यूज ऑफ एच एम आर। बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, क्या क्या होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। इज एम आर, बाज वर्ब, हैज, हैव, हैड बीन, हैज बीन, ठीक है, विल, शेल। अब है हमारा यूज ऑफ एज एम आर, ठीक है। इनका प्रयोग कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज आता है। किसके साथ? सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ। ही, सी, इट ये सब एक वचन होते हैं। मैंने आपको पर्सन भी बताए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, मी, सेकंड पर्सन था, यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट। अब ये एक वचन कर्ता के साथ, जैसे ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज आता है। बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर आता है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें। आई के साथ एम आता है, ठीक है, ये तो पता है, आई एम, ये सबको ही पता है। अब नेगेटिव मान लीजिए हमको, ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? नेगेटिव बनाने के लिए इज एम आर के बाद नॉट जुड़ जाता है। जैसे कोई सेंटेंस है, मैं अभी आपको उदाहरण बताऊंगा। और प्रश्नवाचक बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए इज एम आर को कर्ता से पहले लगाते हैं। जैसे ही इज ए बॉय, ठीक है, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। ये ही सीधा एक वचन कर्ता इज आता है, इसमें इज का प्रयोग हुआ है क्योंकि यह एक वचन कर्ता के साथ इज
एक वचन कर्ता के साथ लगाया इसलिए। अब इसे हम निगेटिव कैसे बनाएंगे आप समझें। ही इज ए बॉय, मैंने आपको बताया निगेटिव बनाने के लिए एज-एम-आर के बाद नॉट जुड़ जाता है। जैसे ही इज नॉट ए बॉय, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ही इज ए बॉय, ही इज नॉट ए बॉय, इसके बाद एज-एम-आर के बाद नॉट जोड़ता है, हमने इसके बाद नॉट जोड़ दिया। अब हमारा आता है प्रश्नवाचक बनाने के लिए एज-एम-आर को कर्ता से पहले लगाते हैं, तो इसमें हमारा इज है, इज, ठीक है, बाकी सेंटेंस लिख देंगे। इज ही ए बॉय और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। ही इज ए बॉय, ही इज नॉट ए बॉय, इज ही ए बॉय, इज पहले लगा दिया, बाकी सेंटेंस लिख दिया इज ही ए बॉय। मैंने आपको पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे इंटरोगेटिव पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अब यह है आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। अब इसे नेगेटिव बनाएंगे तो हम आई एम नॉट ए स्टूडेंट, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, इस एम के बाद नॉट जोड़ दिया, हमारा नेगेटिव हो गया। अब यही एम को हम कर्ता से, कर्ता हमारा ये है, कर्ता से पहले लिखेंगे, ठीक है। एम, फिर हमारा सेंटेंस ये था प्लस ये रह गया, तो आई ए स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बस लगाते हैं। ध्यान रखें आप हमेशा नेगेटिव इंटरोगेटिव जब कोई वाक्य बनाते हैं या कोई इंटरोगेटिव वाक्य लिखते हैं तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाते हैं। आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, एम आई स्टूडेंट इंटरोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, नेगेटिव प्रश्नवाचक हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा यू आर ए वाइस, यू आर वाइस, तुम बुद्धिमान हो, ठीक है। ऐसे ही हम यू आर, यहाँ पे हम एज-एम-आर के बाद नॉट जुड़ जाता है, नॉट वाइस, ठीक है। अब तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए एज-एम-आर को कर्ता से पहले लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है जैसे एज-एम-आर, मैंने वही चीज़ है सेम, आर यू वाइस, ठीक है। ही इज ए बॉय, ही इज नॉट ए बॉय, इज ही ए बॉय, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, एम आई ए स्टूडेंट, यू आर वाइस, यू आर नॉट वाइस, आर यू वाइस, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको एज-एम-आर कैसे प्रयोग होता है आपको बता दिया है, आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है यूज ऑफ वॉज एंड वर, ठीक है, ठीक है। मैं आपको इनका यूज़ कैसे होता है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज आता है, बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर आता है, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए वाज या वर के बाद नॉट जोड़ते हैं और प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाज या वर को कर्ता से पहले लिखते हैं। क्लियर? जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि नेगेटिव बनाने के लिए और इंटरोगेटिव बनाने के लिए वो नेगेटिव में जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है उसके बाद नॉट जोड़ देते हैं और प्रश्नवाचक बनाने के लिए कर्ता से जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पहले लिखते हैं। वैसे ही सेम है, नेगेटिव बनाने के लिए वाज या वर्ब के बाद नॉट जोड़ते हैं और प्रश्नवाचक बनाने के लिए वाज या वर्ब को कर्ता से पहले लिखते हैं। जैसे आइए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। ही वॉज ए किंग, वह एक राजा था, ठीक है। ही वॉज ए किंग, वह एक राजा था। या यहाँ पे कुछ भी नाम ले लीजिए, जैसे अकबर हो गया, ठीक है। अकबर वॉज ए किंग या ही वॉज ए किंग, वह एक राजा था, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया नेगेटिव बनाने के लिए ये तो पॉजिटिव हो गया, उन्हें वाज या वर्ब के बाद नॉट जोड़ते हैं। तो इसमें हम
वाज या वर के बाद नॉट जोड़ देंगे, जैसे ही वाज नॉट ए किंग। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, मैं आपको आप समझ लीजिए। ही वॉज ए किंग, ही वॉज नॉट ए किंग। अब इंटरेटिव बनाने के लिए वाज या वर को कर्ता से पहले लिखते हैं। इसमें वाज या वर है हमारा ये, तो हम इसको पहले लिखेंगे वाज, उसके बाद ही ए किंग। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। ध्यान दें आप, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसके साथ उसके लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क अवश्य लगता है। दूसरा है हमारा यू वर स्ट्रॉन्ग, तुम का मजबूत हो। अब यू वर वाज या वर के बाद नॉट जोड़ते हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब इंटरेटिव बनाने के लिए वाज या वर कर्ता से पहले लिखते हैं, तो हमारा इसमें वाज या जो वर है उसको हम वर, उसका यू, फिर स्ट्रॉन्ग, वर यू स्ट्रॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क हमारा। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अगला है सी वाज हंग्री, वह भूखी थी। तो सी वाज नॉट हंग्री। ठीक है, पॉजिटिव हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम वाज पहले लिख लेंगे, वाज, उसके बाद सी, उसके बाद वाज सी हंग्री, HUNGRY क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ही वॉज ए किंग, ही वॉज नॉट ए किंग, वाज ही ए किंग। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव मैंने आपको बता दिया है, आप समझें और इन्हें प्रैक्टिस करें। दोस्तों अगला है हमारा यूज़ ऑफ कैन एंड मे। इनका यूज़ कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। इनका भी इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है, हर जगह ऑफिस में आप देखते होंगे कैन और मे से ही वाक्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। नियम नंबर 1 है हमारा, कैन तथा मे दोनों का अर्थ है सकना। ठीक है, जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं। कैन तथा मे दोनों का अर्थ है सकना। कैन का प्रयोग साई शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कहीं साई शक्ति मतलब दृढ़ वाक्य हों, साई शक्ति जोर दे के बात की जाए, वहाँ कैन का प्रयोग होता है। अब जहाँ आज्ञा मांगी जाए, ठीक है, जहाँ पे आज्ञा मांगी जाए या संभावना प्रकट की जाए, आप समझिए, जहाँ आज्ञा मांगी जाए या संभावना प्रकट की जाए, ठीक है, तथा आशीर्वादात्मक वाक्यों में आता है। जहाँ साई शक्ति का प्रयोग हो वहाँ कैन का प्रयोग होता है, जहाँ संभावना प्रकट की जाए, आज्ञा मांगी जाए और आशीर्वादात्मक वाक्यों में का प्रयोग होता है। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए कैन या मे के बाद नॉट जोड़ देते हैं, और प्रश्नवाचक बनाने के लिए कैन या मे को कर्ता से पहले लिखते हैं। क्लियर? जैसे ये है आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, मुझे पता है मैं दौड़ सकता हूँ, सो आई कैन रन। अब इसे नेगेटिव बनाना है तो कैन या मे के बाद नॉट जोड़ देते हैं, तो इसमें आई कैन नॉट रन। ठीक है, सेम प्रोसेस है, पहले ऐसा ही आई कैन रन, आई कैन नॉट रन। ठीक है, अब इसमें है हमारा, अब इसमें हम कैन को पहले लिखते हैं, इंटरोगेटिव बनाएंगे, कैन आई रन। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे राधा नाच सकती है, राधा कैन डांस, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड दिस बुक, आई कैन नॉट रीड दिस बुक। बहुत सारे वाक्य हैं, आप छांटिए। यू कैन डू इट,
तुम इसे कर सकते हो, शक्ति का प्रयोग हो रहा है, सारी शक्ति का। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, वैसे ही है यू कैन डू इट। अब इसमें नेगेटिव बनाएंगे, यू कैन नॉट डू इट, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, यू कैन नॉट डू इट, तुम इसे नहीं कर सकते। अब तीसरा हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, कैन पहले लेंगे, कैन, उसके बाद यू, उसके बाद डू, फिर उसके बाद इट, ठीक है। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। क्लियर? अब हमारा, मैंने आपको, ये तो आपको कैन का प्रयोग हो गया। अब कैन के बाद और भी होते हैं, वो आप छांटे। जैसे मान लो तुम पेड़ पे चढ़ सकते हो, यू कैन क्लाइम ऑन द ट्री, ठीक है। अब ये है हमारा, जहाँ आज्ञा मांगी जाए या संभावना प्रकट की जाए तथा आशीर्वाद वाक्यों में आता है। जैसे इट मे रेन टुडे, संभव है आज वर्षा हो, संभव है ना, ठीक है, तो संभावना प्रकट हो रही है इसलिए। अब इसको नॉट, इसमें हम वो कैसे करेंगे, अगर इसे मान लीजिए इसका मतलब हो गया इट में रेन टुडे, संभव है आज वर्षा हो, समय आज वर्षा न हो, तो इट में नॉट, जैसे इट में नॉट रेन टूटे, ठीक है। अब सर क्या मैं अंदर रख सकता हूँ, तो इसमें मैं पहले आएगा, मे आई कम इन, ठीक है, ये तो इंटरोगेटिव हो गया। अब ये तो आज्ञा मांगी जा रही है, मे आई कम इन सर, ठीक है। अब ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, आशा करता हूँ आपके अच्छे समझ में आ गया। यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अच्छे समझें। इट का प्रयोग बेजानदार वस्तुओं के लिए होता है, जो चीज़ बेजानदार हैं, जिनमें कोई जान नहीं होती है और कोई सेंटेंस है, तो वहाँ पे इट का प्रयोग होता है। ऋतु और मौसम बताने वाले वाक्य भी इट से शुरू करते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई वाक्य है जिसमें ऋतु या मौसम का, जैसे आज मौसम ख़राब है, ऐसे कोई वाक्य हो, तो वहाँ भी इट का प्रयोग होता है। समय, टाइम, दिन, महीना तथा वर्ष बताने वाले वाक्य भी इट से शुरू करते हैं। जैसे किसी भी वाक्य में समय दिया हो, जैसे अभी 10 बजे हैं, 20 बजे हैं, सॉरी 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, जो भी समय हो, और दिन है जैसे आज संडे है, और जैसे महीना जैसे आज अभी मई चल रही है, ठीक है। वर्ष जैसे 1997, अभी आज 30 मई 1977 है, 2020 है, 2021 है, ये सारे जो वाक्य हैं वो हम इट से शुरू करते हैं। अब नेगेटिव बनाने के लिए इजी आवाज़ के बाद नॉट जोड़ते हैं, ये चीज़ मेन पॉइंट है उसमें। नेगेटिव बनाने के लिए इजी आवाज़ के बाद नॉट जोड़ते हैं, इट के बाद हमेशा इजी आवाज़ का प्रयोग होता है, इसलिए इजी आवाज़ के बाद नॉट जोड़ते हैं। और प्रश्नवाचक बनाने के लिए इजी आवाज़ को इट से पहले लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे इट इज़ माई पेन, क्या है, इट इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है, ठीक है। इट इज़ माई पेन, इसमें कोई जान नहीं है, इसलिए इसमें इट का प्रयोग हुआ है। अब इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इट इज, मैंने आपको बताया था नेगेटिव इज आवाज़ के बाद नॉट जोड़ते हैं, इट इज़ नॉट माई पेन, ठीक है। अब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इज इट माई पेन, इज इट माई
पेन, ठीक है, ये तो नेगेटिव हो गया, समझ में आ गया। अब ये तो बेजानदार वस्तुओं के लिए हो गया। ऋतु और मौसम बताने वाले वाक्य शुरू करते हैं, जैसे इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बड़ी ठंड है, ठीक है, यानी इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इसमें मौसम बताया जा रहा है। अब इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड टुडे, इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड टुडे, ठीक है। अब इज इट वेरी कोल्ड टुडे, इज इट वेरी कोल्ड टुडे, ये तो हमारा इंटरोगेटिव हो गया। अब इट इज़ संडे टुडे, समय दिन, मैंने आपको बताया था दिन, इट इज़ संडे टुडे, आज संडे है, ठीक है। अब इट इज़ नॉट संडे टुडे, इट इज़ नॉट संडे टुडे, आज संडे नहीं है, नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव, इज, अब आज हमारा इज है, इसमें इज, उसके बाद इट, उसके बाद संडे, टुडे, ठीक है। बेजानदार वस्तु हो गई, समय हो गया, वो सॉरी मौसम हो गया और दिन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक महीने का बता देता हूँ, जैसे आज भी, आज कितना है, आज मान लीजिए 1 मई है, जैसे इट इज़ 1 मई टुडे, आज 1 मई है, ठीक है। मान लो एक और वाक्य है हमारा, इट इज़ सॉरी, मान लो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इट वाज नाइट, आज रात थी, ठीक है। इट वाज नाइट, रात हो गई थी, हो गया। अब इट वाज नॉट नाइट, रात नहीं हुई थी, वाइट नाइट, क्या रात हो गई थी, हो गया ना आपका। वैसे ही आपने एक एक करके समझे, और भी उदाहरण में बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए व्हाट टाइम इज इट, ठीक है। अभी क्या समय है, ठीक है, इट इज़ 4 o'clock, अब इट इज़ 4 o'clock, ठीक है, इट इज़ 4 o'clock टुडे। अब टुडे लिख दो या फिर टुडे मत लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ सैटरडे टुडे, जो भी है आप अपने तरीके से बना सकते हैं, नेगेटिव बनाइए और इंटरोगेटिव बनाइए। हमारा अगला है यूज ऑफ हैव एंड हैज, ठीक है। अब ये इनका कैसे प्रयोग होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पास है, रखता है या रखते हो के लिए आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव आता है। क्लियर? पास है, रखता है या रखते हो के लिए आई वी यू दे तथा बहुवचन, आप समझ में, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव आता है और ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ है जाता है। क्लियर? इस प्रकार के वाक्यों में मेरे की अंग्रेजी आई, हमारे की वी, तुम्हारे की यू, उसके की ही सी और उनके की दे होती है। ठीक है, आप इन्हें याद कर लें। अगर हैज या वह का वाक्य हमें बनाना है तो उनमें अगर मेरे की अंग्रेजी बनानी है तो आई लगेगी, हमारे की वी, तुम्हारे की यू, उसके की ही सी और उनके की दे होती है। ठीक है, अब नेगेटिव बनाने के लिए हैव या हैज के बाद नॉट जोड़ देते हैं या डू नॉट, डज नॉट। मैं आपको ये डू नॉट, डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है,
नेगेटिव बनाने के लिए हैव या हैज़ के बाद नॉट जोड़ते हैं, और या फिर डू नॉट या डज नॉट के बाद हैव या हैज़ लिखते हैं। ठीक है, अब प्रश्नवाचक बनाने के लिए हैव या हैज़ को कर्ता से पहले लिखते हैं, सेम प्रोसेस है पहले वाला, या डू या डज को पहले लगाते हैं। ठीक है, अब कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के साथ। जैसे आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं। ठीक है, अब हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट 2 पेन्स। ठीक है, यहाँ आई का प्रयोग हुआ है, बहुवचन करता है इसलिए हैव का प्रयोग हुआ है हमने, और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग कर दिया और 2 पेन्स। ठीक है, अब अगर आपको मान लीजिए डू या डज नॉट का प्रयोग करना, इसके बारे में आपको प्रेजेंट डेफिनेटिव में बता दूंगा, वैसे आप इतना ही समझ लीजिए। आई हैव नॉट 2 पेन। ठीक है, अब आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो हैव आई पहले लिखते हैं, हैव को हैव आई 2 पेन्स। ठीक है, अब रामू हैज ए वॉच, रामू के पास एक घड़ी है। अब एक ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज आता है, एक वचन करता है, हैज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब नेगेटिव बनाएंगे हम, रामू हैज नॉट ए वॉच। ठीक है, रामू हैज नॉट ए, ये टी है। ठीक है, अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज रामू ए वॉच। ठीक है, आप ये चीज़ में भूलें, इंटरोगेटिव बनाने के लिए वाक्य के बाद, इंटरोगेटिव बनाने के बाद वाक्य में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाते हैं। अब हमारा है अशोक हैज ए बॉल, अशोक के पास एक गेंद है, ये एक वचन है इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही अशोक हैज नॉट ए बॉल। ठीक है, अब ऐसे ही इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैज अशोक ए बॉल। मैंने आपको हैज हैव के बारे में समझा दिया है। आप अगला है हमारा यूज ऑफ हैड। ठीक है, मैंने आपको हैज हैव बताया, उसके बाद आता है हैड। पास था, पास थी, पास थे, उसमें था रखता है, रखती हैं, रखते हैं, इसमें है पास था, पास थी, पास थे। ये बेसिकली पास्ट टेंस में चलता है। मैं आपको प्रेजेंट पास्ट टेंस के बारे में आगे बताऊंगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, पास था, पास थी, पास थे तथा सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग होता है। इसमें ये नहीं है कि एक वचन हो, 2 वचन हो। जैसे हैज हैव में एक वचन था, हैज हमारा एक वचन कर्ता के साथ लगता था, और हैड हमारा हैव हमारा बहुवचन कर्ता के साथ लगता था। लेकिन इसमें आपका कोई भी करता हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, आपका हैड ही लगेगा। ठीक है, और बाद में था, थी, थे का जो बाद में जैसे पास था, पास थी, इसकी एक मुख्य पहचान है। तो अगर ये आए तो आप सोचिए हैड का प्रयोग होगा। नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट जोड़ते हैं, और प्रश्नवाचक बनाने के लिए हैड को कर्ता से पहले रखते हैं। क्लियर? जैसे आई हैड ए कोट, मेरे पास एक कोट था, मैंने बोला पास था तो इसमें हैड का प्रयोग हुआ है, आई हैड ए कोट। ठीक है, मेरे पास एक कोट था। नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट जोड़ देते हैं, जैसे आई हैड नॉट ए कोट। ठीक है, अब प्रश्नवाचक बनाने के लिए हैड को कर्ता से पहले रखते हैं। बेसिकली इसमें डिड नॉट या डिड नॉट का प्रयोग होता है, जो आपको पास्ट इंडेफिनिट में समझने को मिलेगा।
ठीक है। आई हैड नॉट ए कोट, अब हैड हम पहले लिखेंगे, हैड आई ए कोट, क्या मेरे पास एक कोट था। क्लियर। दूसरा वाक्य हमारा, लता हैड ए डॉल, लता के पास एक गुड़िया थी, ठीक है। ऐसे ही लता हैड नॉट ए डॉल, ओके। अब ऐसे ही प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हैड पहले आएगा हमारा, हैड लता ए डॉल, ठीक है। ऐसे ही दे हैड ए साइकिल, उनके पास एक साइकिल थी। मैंने बोला उनके के लिए हमेशा सेम वही प्रोसेस है, उनके के लिए दे का प्रयोग हुआ है, जैसे दे हैड ए साइकिल, ठीक है। तो अब दे हैड नॉट ए साइकिल, दे हैड नॉट ए साइकिल, ठीक है। ऐसे ही अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा, हैड पहले आएगा, हैड दे CYCLE साइकिल, ठीक है। ये बेसिकली हैड का प्रयोग होता है, मैंने आपको बता दिया है। और भी एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप, मेरे पास एक भैंस थी, आई हैड ए बुफेलो, मेरे पास एक भैंस थी, ठीक है। मेरे पास एक भैंस नहीं थी, मेरे पास एक भैंस थी, क्या मेरे पास एक भैंस थी। ऐसे आपको मैंने हैज़ या हैड के बारे में बता दिया है। आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा यूज ऑफ हैड के बाद है अगला यूज ऑफ देयर, ठीक है। आपने देखा होगा देयर के प्रयोग कई वाक्यों में होता है, जैसे देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास, देयर आर हाउ मैनी आर देयर स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो वही मैं आपको देयर का यूज़ बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। यूज ऑफ देयर, जब किसी चीज़ का कहीं पर होना या न होना बताया जाए, जैसे कोई चीज़ है तो कोई चीज़ ऐसी तुक्का लगा देते हैं, किसी चीज़ का कहीं पर होना या न होना बताया जाए तो उस वाक्य में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता के रूप में होता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कर्ता आप समझ में आता, कर्ता क्या होगा, कैसे क्या लगाना चाहिए, तो हमारा उस जगह देयर का प्रयोग होता है, ठीक है। इस देयर का हिंदी अर्थ कुछ नहीं होता है, वह केवल अंग्रेजी भाषा की एक बनावट है। अगर वाक्य में देयर का हम प्रयोग कर रहे हैं कर्ता के रूप में तो उसका अर्थ कुछ नहीं लगेगा, यह एक बाकी की शोभा बढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा की बनावट है। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता देयर के बाद आता है, ठीक है। यदि कर्ता एक वचन हो तो देयर इज लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। वैसे ही इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता देयर के बाद आता है, ठीक है। यदि कर्ता एक वचन हो तो देयर इज लगता है, यदि बहुवचन हो तो देयर आर लगता है। क्लियर। अब नेगेटिव बनाने के लिए देयर इज या देयर आर के बाद नॉट या नॉट एनी लगाते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए इज या आर को देयर के पहले लगाते हैं, वही सेम पहले जैसा प्रोसेस है। कितने की अंग्रेजी, इसमें एक मेन पॉइंट है, कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी तथा कितना या कितनी की हाउ मच लगती है, आप समझ लीजिए। जैसे कितने छात्र हैं, कितने रूम है, ठीक है। तो उसी हिसाब से कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी तथा कितना या कितनी की हाउ मच लगती है। अब नोट है हमारा, एक बार समझ लीजिए। नोट में है, जब वस्तु गिनी जाने वाली हो तो, जैसे आपने देखा एक चीज़ तौली जाने वाली होती है, नापी जाने वाली, एक चीज़ गिनी जाने वाली होती है। जैसे हमारे रुपए हैं तो हम गिन सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जब वस्तु गिनी जाने वाली हो तो हाउ मेनी तथा जब वस्तु तौली या नापी जाने वाली हो तो हाउ मच लगाते हैं, ठीक है।
जैसे जो गिनी जाने वाली चीज़ है, जैसे आपके मान लीजिए कमरे हो गए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, कमरे, किताबें, ये तो आपकी चीज़ें होंगी गिनी जाने वाली, ठीक है। अब तौलिया नापे जाने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका दूध हो गया, ठीक है, चीनी हो गई, दूध, चीनी, चावल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई आदि। ठीक है, मैंने आपको बता दिया जब वस्तु गिनी जाने वाली हो तो हाउ मेनी, तथा जब वस्तु तौलिया नापे जाने वाली हो तो हाउ मच लगाते हैं। जैसे कमरे, किताबें गिनी जाने वाली हैं, दूध, चीनी ये तौलिया नापे जाने वाली, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है। तो ये हो गई। अब मैं आपको इसका उदाहरण बता देता हूँ कैसे यूज़ होता है, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से। दोस्तों मैंने आपको नियम बता दिए हैं, अब इनके उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने ध्यान दें, ठीक है। हमारा नंबर 1 है, देयर आर 40 बॉयज़ इन माई क्लास, ठीक है। मैंने आपको बताया था जहाँ पे एक वचन कर्ता का यूज होता है वहाँ आर का इज का प्रयोग होता है, और जहाँ पे बहुवचन कर्ता का यूज होता है वहाँ आर का प्रयोग होता है। तो देयर के साथ देयर आर 40 बॉयज़ इन माई क्लास, मेरी कक्षा में या मेरी क्लास में 40 लड़के हैं, ठीक है, मेरी क्लास में 40 लड़के हैं। तो कितने हैं? 40 हैं, बहुवचन है इसलिए आर का यूज हुआ है, देर के साथ आर का प्रयोग हुआ है, 40 बॉयज़ इन माई क्लास। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए देर आर, देर लिख लिया, आर लिख लिया मैंने। अब इसके बाद मैंने बताया था देर इज या देर आर के बाद नॉट जोड़ देते हैं, तो देर आर नॉट 40 बॉयज़ इन माई क्लास, जैसे 40 बॉयज़ इन माई क्लास, ठीक है। अब हमें नेगेटिव बनाना है तो हम आर को पहले लिख लेंगे, आर देयर 40 बॉयज़ इन माई क्लास, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, मैंने आपको बता दिया। ये नेगेटिव हो गया, ये इंटरगेटिव हो गया। अब हमारा आ रहा है देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, सभी जानते हैं 12 एक से ज़्यादा है, बहुवचन हो गया इसलिए आर आया है। अब एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई तुक्का लग रहा है, एक साल में, हाँ हम लगा के इसमें देर का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, तो आप सोचिए देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए देर का प्रयोग हुआ है। इसमें 12 महीने होते हैं, बहुवचन है, आर का प्रयोग हुआ है। अब इसमें ऐसे ही हम आपको बता देता हूँ, नेगेटिव बनाएंगे तो देर आर नॉट हो जाएगा 12 मंथ्स इन ए ईयर, ठीक है। अब अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमारा देर आर पहले आ जाएगा, आर देयर 12 मंथ्स इन ए ईयर, क्लियर। अब ये है हमारा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। मैंने आपको बताया जो वक्त गिनी जाने वाली हो वहाँ हाउ मेनी का प्रयोग होता है, और जहाँ जो वक्त गिनी तौलिया नापे जाने वाली हो वहाँ पे हाउ मच का प्रयोग होता है, ठीक है। अब बहुवचन है इसलिए आर का भी प्रयोग हुआ है। मैंने आपको बताया यह आर को क्वेश्चन वर्ड है इसलिए एज आर को पहले लगाते हैं, तो यहाँ पहले लगा हुआ है। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, अब हम नेगेटिव बनाएंगे इसको, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर नॉट इन योर क्लास, ठीक है, ऐसे होगा। ऐसे ही देयर इज ए गार्डन इन माई स्कूल, अब सपोज ये ले लीजिए, मैंने वो ये तो बहुवचन हो गया। अब यहाँ पे देयर इज ए गार्डन इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक बगीचा है, ठीक है, देयर इज ए गार्डन इन माई स्कूल। तो यहाँ पे मान लीजिए हो जाएगा देयर इज नॉट, ठीक है, ए गार्डन इन माई स्कूल, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ पे आर इज देयर लिख लेंगे,
यहाँ पे सबसे पहले इज, उसके बाद देयर, फिर ए गार्डन इन माई स्कूल, बाकी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। अब हाउ मच मिल्क आर देयर इन द ग्लास, हाउ मच का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पे तौलिया नापे वाली चीज़ हो। जैसे अब मिल्क है हमारा, हाउ मच आर देयर, तो गिलास में कितना दूध है, ये तौलिया नापे वाली चीज़ है। तौल दूध को हम नाप भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं। ठीक है, हाउ मच मिल्क आर देयर इन द ग्लास, ठीक है, गिलास में कितना दूध है, गिलास में कितना दूध नहीं है, हाउ मच आर देयर मिल्क नॉट इन द ग्लास। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। मैंने आपको देयर का प्रयोग बता दिया है, आशा करता हूँ आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप अच्छे से इनको दोहराइए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों हमारा अगला है चीज़ ऑफ, शुड, मस्ट एंड आउट टू। ये ट्रांसलेशन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चाहिए, क्या चाहिए के लिए इन 3 शब्दों का प्रयोग होता है। कैसे होता है वो आपको बता देता हूँ, आप इन्हें समझें। जैसे चाहिए के लिए इंग्लिश में 3 शब्द आते हैं, शुड, मस्ट तथा आउट टू। क्लियर, आपको पता लग गया होगा। चाहिए के लिए इंग्लिश में 3 शब्द आते हैं, शुड, मस्ट तथा आउट टू। ओके, अब शुड साधारण अर्थ में आता है, जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट योर मील्स। ठीक है, साधारण अर्थ हो गया। मस्ट दृढ़ता प्रकट करने के लिए, जैसे कोई काम अवश्य हमें निश्चित करना ही करना है। ठीक है, तथा आउट टू कर्तव्य भावना प्रकट करने के लिए आता है। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए इनके बाद नॉट जुड़ जाता है, वही सेम। इंटरोगेटिव बनाने के लिए इनको पहले लगाते हैं। ठीक है, कर्ता पहले लगा देते हैं बस। अब ये कैसे यूज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप समझें। जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, चाहिए प्रयोग हुआ है, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ये पिछले वाला देयर नहीं है, यहाँ पे देयर का प्रयोग वहाँ के लिए हुआ है, क्योंकि ये बाद में प्रयोग हुआ है। तो यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, ये जैसे साधारण अर्थ है इसलिए यहाँ पे शुड का प्रयोग हुआ है। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है। जैसे अब नेगेटिव बनाने के लिए शुड के बाद नॉट जोड़ देंगे हम, यू शुड नॉट गो देयर। ठीक है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव हो गया। आप समझ लीजिए मोटे अंदाज से, इंग्लिश में चाहिए के लिए 3 शब्द होते हैं, शुड, मस्ट, आउट टू। ठीक है, और शुड का प्रयोग साधारण में होता है, मस्ट का प्रयोग कोई काम अवश्य समय करना है, दृढ़ पूरा करने के लिए आता है, और हमारा है अगला आउट टू। आउट टू का प्रयोग कर्तव्य भावना प्रकट करने के लिए आता है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा एग्जाम्स आर नियर, यू मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, एग्जाम पास आ गए हैं, तुम्हें कठिन करना चाहिए। ठीक है, इसमें दृढ़ता प्रकट की जा रही है कि हमें करना ही करना है। ठीक है, इसलिए एग्जाम्स आर नियर, यू मस्ट वर्क हार्ड। अब आप नेगेटिव बनाएंगे तो एग्जाम्स आर नियर, यू मस्ट नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, अब ऐसे ही एग्जाम्स आर नियर, मस्ट यू वर्क हार्ड, क्या तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, अब हम आउट टू का प्रयोग करके बताते हैं आपको। जैसे आउट टू का कर्तव्य भावना प्रकट करने के लिए, मान लीजिए कोई बात ले लीजिए, ये तो मैं पहले इसका कर देता हूँ। जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो इसको हम शुड को पहले लिख लेंगे, SHOULD, शुड यू, बाकी शुड यू गो देयर। ठीक है, क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अब मैं आपको आउट टू को बता देता हूँ। जैसे वी आउट टू ओबे अवर एल्डर्स, POUGHTTO, वी आउट टू ओबे पेरेंट्स। पेरेंट्स चलिए ठीक रहेगा, पेरेंट्स ले लेता हूँ मैं, पेरेंट्स। ठीक है, अब इसमें कर्तव्य भावना प्रकट हो रही है क्योंकि हमारे बड़े हैं, तो कर्तव्य भावना से हमको अपने, मान लीजिए बी आउट टू ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए या उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, कर्तव्य भावना है, इसलिए यहाँ आउट टू का प्रयोग है। अब जैसे नेगेटिव बनाए, बी आउट टू नॉट ओबे अवर पेरेंट्स,
हाँ, अब ऐसे ही क्या, आउट टू बी ओबे योर पेरेंट्स, ऐसे ही आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको और भी एक उदाहरण है वो मैं अब और बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यू शुड टॉक टू हिम, यू शुड टॉक टू हिम। ठीक है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, बात किसी भी सिलसिले में हो सकती है, तो इसलिए ये सादा अर्थ है, यहाँ पे शुड का प्रयोग हुआ है, यू शुड टॉक टू हिम। अब यू शुड नॉट टॉक टू हिम, यू शुड नॉट टॉक टू हिम। ठीक है, और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो शुड हम पहले लिख लेंगे, वही प्रोसेस है हमारा सेम। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा अलग नहीं है। शुड यू टॉक टू, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको शुड मस्ट तथा आउट टू का प्रयोग बता दिया है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और भी वाक्य हैं, आप एक एक करके और कॉपी में नोट कीजिए और उन्हें अभ्यास कीजिए। ठीक है दोस्तों, ट्रांसलेशन में एक मेन इम्परेटिव सेंटेंस है, वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पिछले ही मैंने आपको बता दिया है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के वीडियो में, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेस आज्ञा सूचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में आज्ञा दी जा रही हो या कोई प्रार्थना की जा रही हो तो उन्हें इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्लियर? इन्हें नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। अब इसमें एक और है, जैसे क्रिया को हम कर्ता के स्थान पर क्रिया का प्रयोग करते हैं, ये है। जैसे ओपन द डोर, मैंने आपसे बोला ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो इसमें क्या है? आज्ञा दे रहा हूँ आपको, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, आज्ञा दी जा रही है। ऐसे ही अब इसे नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, ऐसे, या डोंट ओपन द डोर बोलते, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ। ठीक है, अब डू नॉट स्टैंड अप ऑन द बेंच, यहाँ पे हम नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट स्टैंड ऑन द बेंच। ठीक है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया अपना पेन दीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, आज्ञा दी जाए या कोई प्रार्थना की जाए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर एक पेन दीजिए, प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो यहाँ आएगा प्लीज़ डू नॉट गिव मी योर पेन। ठीक है, प्लीज़ डू नॉट गिव मी योर पेन। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा है अगला ओबे योर पेरेंट्स, अपने पिता की आज्ञा मानो। डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, कम हेयर, डू नॉट कम हेयर, डू नॉट कम हेयर। ठीक है, अब सिट हेयर, डू नॉट सिट हेयर। ठीक है, सिट डाउन, डू नॉट सिट डाउन। एब्यूज हिम, उसे गाली दो, डू नॉट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। अब ऐसे ही स्टैंड हेयर, जैसे सिट डाउन, अब यहाँ पर हम इसे भी लिख सकते हैं डोंट सिट डाउन। जैसे मान लीजिए डू नॉट ऐसे हम यूँ करके डोंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सिट डाउन, डोंट सिट डाउन, अब्यूज हिम, डोंट अब्यूज हिम। स्टैंड हियर, डू नॉट स्टैंड
हेयर, ठीक है। आप इन्हें समझे, बिल्कुल सरल वाक्य हैं। ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, क्योंकि जो रोज़ के काम आने वाले हैं। आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे, मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा आपको कैसे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स होता है, कैसे क्या होता है, आप बोल सकते हैं। आपको ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ, जब तक ये नहीं सीखेंगे तो आप इंग्लिश भी नहीं बोल पाएंगे। तो ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर। स्टैंड अप ऑन द बेंच, डू नॉट स्टैंड अप ऑन द बेंच, ठीक है। अब जैसे ओबे योर पेरेंट्स, डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ लिख दिया है, मैंने लिखा नहीं है वैसे, डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। आप लिख के देखें ना, थोड़ा लिखने में तो दिक्कत होती है, लेकिन मैंने आपको बहुत मेन चीज़ बताई है, ठीक है। तो और है जैसे सिट हियर, डू नॉट सिट हियर, सिट डाउन, डू नॉट सिट डाउन, ठीक है। डू नॉट का आप डोंट भी कर सकते हैं। बाकी आप अपने तरीके से और भी वाक्य छांटें और उन्हें बार बार प्रैक्टिस करें। मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस बता दिया है। तो ये थे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स ट्रांसलेशन में, ठीक है, जिनका यूज़ मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। अब मैं आपको कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा टेंसेस का, जिसमें आपको बताऊंगा क्या टेंस कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका यूज़ किया जाता है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।